नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम 10वें लेसन से वायु परिवहन जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। वायु परिवहन विश्व का सबसे महंगा एवं तीव्रतम साधन माना जाता है। 20वें लेसन में भारत के संदर्भ में जो वायु परिवहन दिया हुआ है उस लेसन से एक क्वेश्चन जरूर आया हुआ है कि वायु परिवहन सभी परिवहन के साधनों में महंगा परिवहन का साधन होते हुए भी सभी परिवहन के साधनों में अपरिहार्य, मतलब इसकी तुलना अन्य परिवहन के साधनों से नहीं कर सकते, इस प्रकार से क्यों है। इस रूप में 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि इस लेसन से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इसमें ध्यान कर लेंगे। आप वायु परिवहन विश्व का लंबी दूरियों का सबसे सुगम साधन है। लंबी दूरियों तक अगर आपको परिवहन की सुविधाएं प्राप्त करनी है तो वायु परिवहन सबसे उत्तम साधन माना जाता है। यह सभी परिवहन के साधनों में परिवहन का सबसे महंगा, एक तो परिवहन का सबसे महंगा साधन माना जाता है और तीव्रतम साधन भी है। तीव्रतम मतलब लंबी दूरियों को कम से कम समय में तय कर लेता है। 20वीं शताब्दी के बाद वायु परिवहन का तीव्र गति से विकास हुआ है। वर्तमान समय में वायु परिवहन प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ है, भूकंप है, युद्ध जैसी परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। वायु परिवहन प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं, उनमें भी इसका विशेष योगदान माना जाता है। इस परिवहन के साधन ने विश्व की लंबी दूरियों को परस्पर निकट ला दिया है। लंबी लंबी जो दूरियां हैं, विश्व के संपूर्ण ग्लोब के ऊपर जो महाद्वीपीय जो दूरियां हैं लंबी लंबी, उन दूरियों को इन्होंने परस्पर ला दिया है। परस्पर लाने का मतलब ये एक तीव्रतम साधन है। तो एक महाद्वीप से आप दूसरे महाद्वीप के देशों में कम से कम समय में पहुंच जाते हैं। अर्थात संपूर्ण विश्व को वायु परिवहन ने वैश्विक गांव का मतलब क्या हुआ, ग्लोबल विलेज के रूप में बना दिया है। ग्लोबल विलेज के रूप में बना दिया है मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में व्यक्तिगत रूप से 8 से 10 घंटों में आप आसानी से पहुंच सकते हैं, है ना। तो वैश्विक जो गांव है मतलब ग्लोबल विलेज के रूप में इकट्ठा कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संयुक्त राज्य अमेरिका ने कौन सा निगम की स्थापना की है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का विकास किया। वर्तमान समय में इस निगम के द्वारा 250 से अधिक व्यापारिक एयरलाइंस, कौन सी व्यापारिक एयरलाइंस के रूप में सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग, एक महाद्वीप के देशों का दूसरे महाद्वीप के देशों के साथ में जो वायु परिवहन की जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उन्हें हम अंतर महाद्वीपीय वायु मार्गों के रूप में डिफाइन करते हैं। वायु मार्गों के रूप में डिफाइन करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायु मार्गों की कर लीजिए, वायु मार्गों का पश्चिम से पूर्व की ओर एक सुस्पष्ट वायु पट्टी है। वायु पट्टी मतलब वायु मार्गों की एक मार्ग की जो बेल्ट होती है ना, एक रास्ता, जिसको हम रास्ता कह सकते हैं, वायु पट्टी कह सकते हैं, वायु बेल्ट कह सकते हैं। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर, ध्यान करिए यहाँ पे ये कंडीशन क्यों लगाई गई है कि उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें पश्चिम से पूर्व की ओर एक सुस्पष्ट वायु पट्टी विकसित हो गई है। विकसित कैसे हो गई है, क्योंकि एक तो उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश जो देश हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं, यूरोप महाद्वीप के देश हैं, है ना, और एशिया के जापान जैसे जो देश हैं, उन देशों का एक तो विकसित होना। दूसरा कारण यहाँ पे ये है कि आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि जो जेट स्ट्रीम जो पवनें चलती हैं समताप मंडल के ऊपरी भागों में चलती हैं, हम जानते हैं, है ना। तो समताप मंडल के ऊपरी भागों में जो जेट स्ट्रीम जो हवाएं चलती हैं वो तीव्र वेग के साथ में चलती हैं, और इन हवाओं की जो गति है वो भी किस ओर से किस ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, हम जानते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो उन हवाओं वाले जिस मार्ग से होते हुए जेट स्ट्रीम जो पवनें चल रही हैं, उन पवनों वाले मार्ग में ही वायुयानों को भेज दिया जाता है, या यूं कहें उन जेट स्ट्रीम वाले मार्ग में ही वायुयानों को उड़ाया जाता है, ताकि पश्चिम से पूर्व की ओर जाते समय वायुयान कम से कम ईंधन में ही उस दूरी को कवर कर ले, कम से कम ईंधन में, क्योंकि वायु के वेग के साथ में वायुयान अपने आप ही चलने लगते हैं। इसलिए वहाँ पे एक सुविकसित मतलब सुस्पष्ट जो है वायु पट्टी निर्मित हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में वायु मार्गों का सघन जाल बिछा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका 1 नंबर पर है, और पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, जो पश्चिमी यूरोप के देशों में आपके जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है,
ये देश मुख्यतः पश्चिमी यूरोप में आते हैं तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में वायु मार्गों का सघन जाल बिछा हुआ है, जिसमें चीन है ना, आपका भारत है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है। ये सारे देश दक्षिणी पूर्वी एशिया में के अंतर्गत आते हैं, जो यहाँ पे भी वायु मार्गों का सघन जाल बिछा हुआ है। विश्व में कुल वायु मार्गों का 50%, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 50% लिखा हुआ है। विश्व में कुल वायु मार्गों के 50% भाग का उपयोग 50% भाग का उपयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। दक्षिणी गोलार्ध में देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में ये अक्षांश, आप लेटीट्यूड जो है वो ध्यान कर लेंगे। लेटीट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं, और लेटी हुई रेखाएं कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाओं को हम लेटी हुई रेखाएं कहते हैं। हालांकि इसका ऐसे इसका हिंदी वर्जन ये नहीं होता, लेटीट्यूड होता है। लेटीट्यूड्स मतलब अक्षांश रेखाएं, और लॉन्गिट्यूड्स मतलब क्या हुआ? लॉन्ग का मतलब लंबी, लंबी रेखाएं कौन सी? देशांतर रेखाएं, ठीक है ना। तो 10 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है। अब दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में वायु मार्गों का अभाव है। तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन से अक्षांशों के मध्य में वायु मार्गों का अभाव है, या वायु मार्ग जो है वो नगण्य है, कम है। तो 10 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में, साउथ लैटिट्यूड है ना, के मध्य में वायु मार्गों का अभाव है, जिसका मुख्य कारण उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा एक तो कम जनसंख्या है। दक्षिणी गोलार्ध में एक तो कम जनसंख्या है, अधिक जनसंख्या वाले देश जैसे चीन है, भारत है, ये उत्तरी गोलार्ध में तो है ना, तो अपेक्षा एक तो कम जनसंख्या है, एक सीमित स्थल भाग है। हम जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की अपेक्षा जल अधिक है, इसलिए सीमित स्थल भाग है, तथा आर्थिक रूप से कम विकसित होना है। आर्थिक रूप से हम जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका के जो देश है ना, चिली को छोड़ दें, अर्जेंटीना को छोड़ दें, और आपका जो ब्राज़ील है, इन देशों को छोड़ दें, तो अधिकांश जो दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं वो भी गरीब देश हैं, ठीक है ना। और अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका, एकमात्र दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका है आपका, जो थोड़ा सा आप मिस्र को मान लीजिए, ये देश विकसित श्रेणी में आ जाते हैं, जबकि अधिकांश अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं वो आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से बहुत ही पिछड़े हुए देशों की श्रेणी में आते हैं, है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध के अधिकांश जो देश हैं वो कम विकसित हैं। दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है। दक्षिणी गोलार्ध में एक तो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें वायु सेवाओं का अभाव है, और एक दक्षिणी अमेरिका के जो देश हैं उनमें वायु सेवाओं का अभाव है मुख्यतः। अब देखिए, हम यहाँ पे आज बात करते हैं वायु मार्गों के प्रकारों के बारे में। वायु मार्गों के प्रकारों के बारे में, वायु सेवाओं के आधार पर संसार में 6 प्रकार के वायु मार्ग होते हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग, एक महाद्वीप के देशों का दूसरे महाद्वीप के देशों के साथ में जो वायु मार्ग होते हैं उन्हें हम अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग कहते हैं। ये वायु मार्ग सबसे लंबी यात्राओं के मार्ग हैं। जैसे अब देखिए, एक रूट है पूरी तरह से ये। अब न्यूयॉर्क से अगर आप चलते हैं तो न्यूयॉर्क से लंदन, फिर लंदन से पेरिस, पेरिस से रोम, रोम से काहिरा, फिर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो वायु मार्ग, यह विश्व का सबसे लंबा वायु मार्ग है। यह जो रूट बन गया है ना, न्यूयॉर्क से टोक्यो तक का जो रूट बन गया है, बीच में ये सारे स्टेशन आ रहे हैं, न्यूयॉर्क से टोक्यो तक का वायु मार्ग है ये, और यह विश्व का सबसे लंबा वायु मार्ग है। और ये किस प्रकार का वायु मार्ग है? अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग है। दूसरा देखिए, महाद्वीपीय वायु मार्ग। महाद्वीपीय वायु मार्ग, इसमें क्या होता है कि एक ही महाद्वीप, जैसे एशिया महाद्वीप के देशों के मध्य में होने वाला वायु परिवहन, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो है उसके देशों के मध्य में होने वाला वायु परिवहन, दक्षिणी अमेरिका के देशों के मध्य में होने वाला वायु परिवहन, तो महाद्वीपीय वायु मार्गों के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से एक ही महाद्वीप के इसको यहाँ से काट देना, महाद्वीप पे रहने देना इसको ना, एक ही महाद्वीप के विभिन्न
देशों के बीच वायु सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले वायु मार्गों को महाद्वीपीय वायु मार्ग कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ महाद्वीप कर देना ऊपर, यहाँ पे इस जगह इसको महाद्वीपीय रहने देना ना। जैसे न्यूयॉर्क शिकागो मॉन्ट्रियल मार्ग, हम जानते हैं न्यूयॉर्क भी अमेरिका में है, शिकागो भी अमेरिका में है, और मॉन्ट्रियल जो है वो कनाडा में है। और ये मार्ग जो है ये पूरी तरह से उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उस महाद्वीप के अंतर्गत हो गए ना, तो महाद्वीपीय वायु मार्ग हो गया ये। 3 नंबर देखिए, राष्ट्रीय वायु मार्ग। राष्ट्रीय स्तर पर देश के एक ही देश के भीतर जो वायु मार्गों के रूप में जो सेवाएं उपलब्ध होती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर देश के भीतर ही इस प्रकार इस वायुमार्ग के द्वारा सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। जैसे दिल्ली से कानपुर, कानपुर से पटना, पटना से कोलकाता वायुमार्ग। ये रूट जो है ये किस प्रकार का हो गया, अब भारत देश के भीतर ही हो गया ना सारा ये। हम जानते हैं दिल्ली जो है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है, पटना बिहार में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, तो पूरी तरह से ये भारत के भीतर हो गया ना सारे, तो राष्ट्रीय वायु मार्ग हो गया ये। अब देखिए 4 नंबर जो है प्रादेशिक वायु मार्ग। जब किसी प्रदेश में छोटी छोटी दूरियों को, प्रादेशिक को हम क्षेत्रीय वायु मार्ग भी कह सकते हैं, जब किसी प्रदेश में छोटी छोटी दूरियों को वायु मार्गों के द्वारा जोड़ दिया जाता है, छोटी छोटी दूरियों को भी जोड़ दिया जाता है, तो वे मार्ग प्रादेशिक वायु मार्ग कहलाते हैं। जैसे ब्रिटेन व जापान के वायु मार्ग, ब्रिटेन व जापान के वायु मार्ग। ब्रिटेन में घर से अगर आपको मार्केट जाना है तो आप वायु पट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जापान में अगर आपको घर से मार्केट में जाना है तो इस प्रकार की कारें भी वहाँ पे डेवलप कर ली गई हैं जो चलती भी हैं और उड़ती भी हैं। ठीक है ना, तो ब्रिटेन हुआ, जापान हुआ, ये ऐसे देश हैं जिनमें घर से अगर मार्केट तक भी आपको जाना है तो वहाँ भी आपको वायु परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो ऐसे जो क्षेत्रीय प्रकार के जो वायु मार्ग होते हैं उनको प्रादेशिक या क्षेत्रीय वायु मार्ग कहते हैं। स्थानीय वायु मार्ग देखिए 5 नंबर। स्थानीय वायु सेवाएं हेलीकॉप्टरों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। स्थानीय जो वायु सेवाएं होती हैं वो हेलीकॉप्टरों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। जैसे वायुदूत सेवा, वायुदूत सेवा व पवनहंस सेवा, ये दोनों ही इस प्रकार की सेवाएं हैं जिनसे दुर्गम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, आपातकालीन जो परिस्थितियां बनती हैं उनमें इन दोनों सेवाओं का भारत में विशेषकर योगदान लिया जाता है, पवनहंस सेवा और वायुदूत सेवा। सामरिक वायुमार्ग देखिए, जिन वायुमार्गों का उपयोग सामरिक दृष्टिकोण से, यहाँ पे पूरा लिखना आप दृष्टिकोण से, जैसे सैनिक, युद्ध, कूटनीतिक तथा राजनीतिक रूप में किया जाता है, उन वायुमार्गों को सामरिक वायुमार्ग कहते हैं। समसामयिक दृष्टिकोण से मान लीजिए सामरिक कह सकते हैं। जैसे युद्ध, सैनिकों को पहुंचाने के लिए जिन वायुमार्गों का उपयोग किया जाता है युद्ध की स्थिति के समय, और कूटनीतिक यात्राएं जो की जाती हैं, राजनीतिक रूप तौर पर जो यात्राएं की जाती हैं, उन वायुमार्गों को हम सामरिक वायुमार्ग कहते हैं। इनका रूट ही अलग होता है, इनका जो मार्ग होता है वो अलग होता है। पाइपलाइन परिवहन देखिए, पाइपलाइन परिवहन, हालांकि हमने इसको 4 नंबर पर डाला है। 1 नंबर हमने स्थल परिवहन पढ़ा, 2 नंबर हमने जल परिवहन पढ़ा, 3 नंबर हमने वायु परिवहन पढ़ा, और 4 नंबर हम पाइपलाइन परिवहन पढ़ रहे हैं। जबकि स्थल परिवहन का ही एक पार्ट है ये, हम पढ़ चुके हैं। स्थल परिवहन में कौन कौन से परिवहन के साधन आते हैं, कौन कौन से परिवहन आते हैं स्थल परिवहन में? एक तो सबसे पहले सड़क परिवहन आता है, फिर रेल परिवहन आता है, और तीसरे नंबर पर हमने पाइपलाइन परिवहन को रखा था चार्ट के अंदर, तो हमने ये सबसे लास्ट में इसको पाइपलाइन परिवहन को जोड़ा है, जबकि ये स्थल परिवहन का ही भाग है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि स्थल परिवहन जो है उसके अंतर्गत पाइपलाइन परिवहन एक तो नवीनतम परिवहन का माध्यम है। पाइपलाइन परिवहन परिवहन का नवीनतम, सबसे नया वह आधुनिकतम साधन है। एक तो नया है और आधुनिकतम है। इस परिवहन माध्यम के द्वारा, कौन से परिवहन माध्यम के द्वारा? पाइपलाइन परिवहन माध्यम के द्वारा तरल पदार्थों जैसे एक तो जल का को परिवहन करने के लिए,
पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन करने के लिए, गैस जैसे पदार्थों का परिवहन करने के लिए, और लोहे का जो तरल रूप होता है, तरल लोहे अयस्क, लोहे का जो तरल रूप होता है, आदि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पे तक लिखा हुआ है, तक पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। जैसे न्यूजीलैंड में पशु फार्मों से, जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है, उनको कैटल फार्म हाउस कहते हैं। पशु फार्मों से दूध को फैक्ट्रियों तक, पशु फार्मों से दूध वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, जिस फार्म हाउस में पशुओं को रखा जाता है वहीं पे दूध को इकट्ठा किया जाता है, और पाइपलाइन के द्वारा जो दूध होता है उसको फैक्ट्रियों तक पहुंचा दिया जाता है। परिवहन की किसी भी मतलब इसमें पाइपलाइन परिवहन को उत्तम परिवहन का माध्यम माना जाता है, और इसमें फैक्ट्रियों तक दूध को पहुंचा दिया जाता है। दूध को फैक्ट्रियों तक पाइपलाइन के परिवहन के द्वारा पहुंचाया जाता है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। विश्व में पाइपलाइनों का अधिक घनत्व यूरोप, अधिक घनत्व एक तो यूरोप में है एवं मध्य पूर्व के देशों में पाया जाता है। मध्य पूर्व के जो देश हैं यूरोप महाद्वीप में ही वहाँ पे पाया जाता है। विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस जो है अथवा एलपीजी की आपूर्ति, रसोई गैस के रूप में कौन सी गैस काम में ली जाती है? एलपीजी। सीएनजी जो गैस है वो तो परिवहन के जो साधन होते हैं, गाड़ियाँ जो होती हैं उनमें ली जाती है, जबकि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है उसकी आपूर्ति पाइपलाइनों के द्वारा रसोई गैस के रूप में काम में ली जाती है। दिल्ली में आज आप देख सकते हो वहाँ पे रसोई जो है वहाँ तक गैस की पाइपलाइन पहुँचा दी गई है ना। और उसका जैसे बिजली का बिल आता है वैसे ही वहाँ पे रसोई गैस की जो पाइपलाइन है उसका भी मंथली बिल आता है, चार्ज आता है उसका, और मीटर लगा हुआ है आपने कितनी गैस काम में ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल उत्पादक क्षेत्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसमें तेल उत्पादक क्षेत्रों तथा उपयोगी क्षेत्रों के मध्य तेल पाइपलाइनों का सघन जाल बिछा हुआ है, जहाँ पे क्रूड ऑयल के रूप में कच्चा तेल जो है जिस रूप में निकाला जा रहा है उस तेल को जो शोधनशालाएं हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए, फिर वहाँ से जहाँ पे उस तेल का खपत होगा या जहाँ पे उस तेल को काम में लिया जाएगा वहाँ तक पहुँचाने के लिए पाइपलाइनों को ही काम में लिया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व की सबसे लंबी प्रस्तावित गैस पाइपलाइन, विश्व की सबसे लंबी जो प्रस्तावित गैस पाइपलाइन है वो कौन सी है? ईरान से भारत और भारत से पाकिस्तान पाइपलाइन है, ये है। ईरान से भारत, भारत से पाकिस्तान, ये पाइपलाइन विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। प्रस्तावित है, अभी कंप्लीट हुई नहीं है। अब देखिए 2020 का जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर लगा है उसमें एक क्वेश्चन आया 2 नंबर का कि विश्व की कोई 4 पाइपलाइनों के नाम लिखिए। सिर्फ नाम लिखवाया गया है, विश्व की कोई 4 प्रमुख पाइपलाइनों के नाम लिखिए। यहाँ पे 5 प्रमुख पाइपलाइनें हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें से सिर्फ वहाँ पे आपको 4 पाइपलाइनों के नाम ही लिखने थे। तो सबसे पहले तो आप इनके नाम ही याद कर लेंगे। बिगिंज पाइपलाइन, एक जो है बिगिंज पाइपलाइन है, दूसरी टेप पाइपलाइन है, टेप, दूसरी टेप पाइपलाइन है, तीसरी जो है कॉमेकॉन पाइपलाइन है, और चौथी जो है आईओ, इसको हम OIL पाइपलाइन बोल सकते हैं, IOL भी बोल सकते हैं। आई को पहले भी ले सकते हैं बाद में भी ले सकते हैं ना। तो ये पाइपलाइन है, और जो है लास्ट जो है, वैसे तो 6 हैं यहाँ पे, HVJ पाइपलाइन है, ठीक है ना, और एक लास्ट और है तापी पाइपलाइन। ये 6 पाइपलाइनें हैं, सॉरी, ठीक है ना। अब इनको हम डिटेल से ले लेते हैं। बिगिंज पाइपलाइन, इस पाइपलाइन के द्वारा, नाम तो अच्छे से ध्यान करना ही है, इस पाइपलाइन के द्वारा अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से, मैक्सिको जो देश है उसके जो तटवर्ती क्षेत्रों में मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको खाड़ी 11वीं क्लास में हमने अच्छे से देखा था, मैक्सिको की खाड़ी है ना। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में मैक्सिको की खाड़ी है, और मैक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से, तटीय जो कुएँ हैं अपलेशन क्षेत्र में जो कुएँ बने हुए हैं तेल के, उन कुओं से तेल जो है उत्तरी पूर्वी राज्यों तक पहुंचाया जाता है। उत्तरी पूर्वी जो राज्य है, न्यूयॉर्क जो है, ऐसे राज्यों में पहुंचाया जाता है। बिगिंज पाइपलाइन, तो मतलब बिगिंज पाइपलाइन उत्तरी अमेरिका से संबंधित हो गई।
ठीक है ना। अब देखिए टेप पाइपलाइन क्यों है, टेप टेप पाइपलाइन, इसका जो ये TAP, ये किताब में लिखा हुआ नहीं है, TAP, टेप को क्या कह रहे हैं, टेप, TAP। अब TAP क्या हो गया, ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन। यह पाइपलाइन ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन है। टेप लाइन का क्या हुआ, टेप का मतलब TAP, टी का मतलब ट्रांस हो गया, और ए का मतलब अरेबियन हो गया, और पी का मतलब पाइपलाइन हो गया। तो यह पाइपलाइन ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन है। इसके द्वारा फारस की खाड़ी के कुओं से, फारस की जो खाड़ी है, फारस की खाड़ी के कुओं से तेल को सिडान नगर, सिडान नगर मतलब लेबनान, लेबनान जो है लाल सागर का तटवर्ती देश है, तो लेबनान कहाँ पे हो गया, यूरोप में। यहाँ पे आप ब्रैकेट में इसको इस रूप में लिखेंगे, लेबनान लिखा हुआ है, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और यूरोप, इन सबको आप ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तक पहुँचाया जाता है। इस पाइपलाइन की लंबाई 1600 किलोमीटर है। फारस की खाड़ी के तटवर्ती जो देश हैं, मुख्यतः हम जानते हैं कि जैसे ईरान है, इराक है ना, ओमान है, और सऊदी अरब है। ये चार देश ही फारस की खाड़ी के तटवर्ती देश हैं। तो यहाँ जो हम जानते हैं, इराक में तेल होता है, ईरान में तेल होता है, ओमान जो है उसमें तेल होता है, सऊदी अरब में तेल होता है, तो ये फारस की खाड़ी के तटवर्ती देश हो गए ना, है ना। तो यहाँ से तेल को कहाँ पहुँचाया जा रहा है, लेबनान देश में पहुँचाया जा रहा है। सिडान नगर कहाँ है, लेबनान में है। तो टेप लाइन हो गई, तो यूरोप महाद्वीप संबंधित हो गई ना ये। कोमेकान जो है पाइपलाइन, ये देखिए 3 नंबर जो है कोमेकान, यह पाइपलाइन पूर्व सोवियत संघ में स्थित है, पूर्व सोवियत संघ जो है उसमें स्थित है। इस पाइपलाइन के द्वारा वोल्गा तथा यूराल के कुओं से, वोल्गा जो नदी है उस वोल्गा नदी वाले क्षेत्रों से, और यूराल जो पर्वत है उस यूराल पर्वत वाले क्षेत्रों के जो कुएं हैं, कुओं से तेल को पूर्वी यूरोप के देशों तक पहुंचाया जाता है, पूर्वी यूरोप जो है उसके देशों तक पहुंचाया जाता है। OIL जो पाइपलाइन है इसकी हम बात कर लेते हैं। यह एशिया की पहली ट्रांस राष्ट्रीय पाइपलाइन है। ट्रांस राष्ट्रीय पाइपलाइन का मतलब क्या हुआ, एक जो देश है उसको आर पार कवर करते हुए निकाली गई है। ये ट्रांस का मतलब आर पार होता है, ट्रांस का मतलब क्या होता है, आर पार होता है, और राष्ट्रीय मतलब एक देश को पार करते हुए यह पूरे देश को कवर करती है। इस प्रकार की पाइपलाइन है। ओ का मतलब तो क्या हो गया, ऑयल हो गया। आई का मतलब क्या हो गया, इंडियन हो गया, और एल का मतलब लिमिटेड हो गया, है ना, इंडियन ऑयल लिमिटेड। तो आई, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, आई को पहले लेते हैं, है ना, पहले भी ले सकते हैं बाद में भी ले सकते हैं। तो इंडियन, आई का मतलब इंडियन, ओ का मतलब ऑयल, और एल का मतलब लिमिटेड, इंडियन ऑयल लिमिटेड पाइपलाइन, ठीक है ना, ये भारत में है। यह एशिया की पहली ट्रांस राष्ट्रीय पाइपलाइन है जिसकी लंबाई 1157 किलोमीटर है। कितनी है, 1157 किलोमीटर है। इस पाइपलाइन के द्वारा नाहरकटिया, नाहरकटिया जो तेल का जो कुआं है, नाहरकटिया तेल उत्पादक क्षेत्र है, तो वहाँ से असम, असम में स्थित है नाहरकटिया, नाहरकटिया असम क्षेत्र से इसको काट देंगे हम। क्षेत्र के कुओं के तेल को, क्षेत्र के कुओं के तेल को बरौनी, बरौनी तेल शोधनशाला है कहाँ पे, बिहार में, बरौनी तेल शोधनशाला तक पहुंचाया जाता है। नाहरकटिया वाले जो असम वाले क्षेत्रों से तेल को बरौनी तेल शोधनशाला तक पहुंचाया जाता है इस पाइपलाइन के द्वारा। इस पाइपलाइन का निर्माण इंडियन ऑयल कंपनी, इंडियन ऑयल कंपनी जो है IOL के द्वारा किया गया है। सन 1966 में इस पाइपलाइन का विस्तार कानपुर तक कर दिया गया, कानपुर मतलब उत्तर प्रदेश तक, 1966 में, ठीक है ना। अब देखिए हम जो है HVJ पाइपलाइन की बात करते हैं। यह पाइपलाइन हम 20वें लेसन में पढ़ चुके हैं। HVJ पाइपलाइन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, वी का मतलब विजयपुर भी कह सकते हैं, और अगर इसकी जगह बी करते हैं तो विजयपुर हो जाता है, बी करते हैं तो, बी मतलब बॉल, है ना, बी करते हैं तो विजयपुर हो जाता है। अभी वर्तमान में वी है, बी की जगह क्या कर दिया गया, वी कर दिया गया, तो विजयपुर हो गया ना। यह पाइपलाइन भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, ध्यान करेंगे गैस पाइपलाइन है। तेल पाइपलाइन तो कौन सी हो गई, ये हो गई ना नाहरकटिया बरौनी, तेल पाइपलाइन ये है,
नाहर कटिया बरौनी भारत के संदर्भ में हम 20वें लेसन में इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। नाहर कटिया बरौनी वाली जो तेल पाइपलाइन तो उस भारत की सबसे लंबी ये है, जिसकी लंबाई ये है, ठीक है ना। जबकि गैस पाइपलाइन जो है भारत की वो HVJ है, सबसे लंबी जो HVJ है वो है गैस पाइपलाइन। यह है पाइपलाइन भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। गैस है, ध्यान करना। तेल पाइपलाइन नाहर कटिया बरौनी वाली है, जबकि ये कौन सी है, गैस पाइपलाइन है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर ये है गैस पाइपलाइन है भारत की सबसे लंबी, जिसकी लंबाई 1750 किलोमीटर है। कितनी है, 1750 किलोमीटर। इस पाइपलाइन का विस्तार हजीरा कहाँ पे है, गुजरात में। विजयपुर मध्य प्रदेश में है, MP मध्य प्रदेश। जगदीशपुर यूपी में, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। तो हजीरा से ये प्रारंभ होती है, हजीरा से विजयपुर, फिर विजयपुर से जगदीशपुर, इस प्रकार से ये इसका विस्तार यहाँ तक है। अभी हाल ही में सलाया कहाँ पे है, गुजरात में। सलाया गुजरात से मथुरा मतलब उत्तर प्रदेश तक 1256 किलोमीटर लंबी एक अन्य पाइपलाइन बिछाई गई है। 1256 किलोमीटर लंबी एक अन्य पाइपलाइन भी बिछाई गई है, ठीक है ना। ये देखिए लास्ट पाइपलाइन हम पढ़ रहे हैं, तापी पाइपलाइन परियोजना। अब ये किताब में ये दिया हुआ नहीं है, तापी का मतलब क्या हुआ, TAPI, तापी पाइपलाइन परियोजना। अब इसी से हम निकाल लेंगे, यह है पाइपलाइन। टी का मतलब तो क्या हुआ, तुर्कमेनिस्तान। ए का मतलब क्या हुआ, अफगानिस्तान। पी का मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान। और आई का मतलब क्या हुआ, इंडिया मतलब भारत, ठीक है ना। तो ये तापी हो गया, तापी पाइपलाइन परियोजना। तो मतलब 4 देशों से होते हुए गुजरती है ना ये पाइपलाइन, 4 देशों की सम्मिलित परियोजना हो गई ये। यह है पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, मतलब टी का मतलब तुर्कमेनिस्तान के कौन से शहर से, मेरी शहर से। तुर्कमेनिस्तान जो है उसके मेरी शहर से अफगानिस्तान से पाकिस्तान से भारत होते हुए गुजरती है। इस पाइपलाइन का शुभारंभ कब किया गया, 3 दिसंबर 2015 को, 3 दिसंबर 2015 को किया गया। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई 1814 किलोमीटर होगी। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी होगी, 1814 किलोमीटर होगी। अभी यह पूरी तरह से निर्मित नहीं हो पाई है, जब ये बन जाएगी तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 1814 किलोमीटर होगी। यह पाइपलाइन सन 2019 तक पूर्ण होगी, सन 2019 तक पूर्ण होगी, लेकिन नहीं हुई है। ये संभावना उस समय की जा रही थी, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई है। भारत में इस पाइपलाइन का अंतिम बिंदु, भारत में जो है इस पाइपलाइन का अंतिम बिंदु कौन सा है, फाजिल्का। फाजिल्का कहाँ है, पंजाब में। फाजिल्का मतलब इस प्रकार से ये है फाजिल्का, ये इसको शुद्ध कर लेना आप, ये फाजिल्का लिखा हुआ है। फाजिल्का अंतिम बिंदु है भारत में इस पाइपलाइन का, फाजिल्का। तो इसको इसी रूप में आप तैयार करेंगे। तो तापी परियोजना कहाँ पे स्थित है, 4 देश हो गए ना। इसको इस टेक्निक को आप ध्यान करें। टी का मतलब तुर्कमेनिस्तान हो गया, ए का मतलब अफगानिस्तान हो गया, पी का मतलब पाकिस्तान, आई का मतलब इंडिया हो गया, है ना। इन देशों से होते हुए ये गुजरती है, और जब ये बन जाएगी तो इसकी लंबाई 1814 किलोमीटर होगी, ठीक है ना। अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो इसको इसी रूप में आप ध्यान करेंगे। आगे की बात हम जो है लास्ट क्लास, इस 10वें लेसन की लास्ट क्लास कल आएगी, ठीक है ना। और आज मैंने जो है तीसरे लेसन का PDF डाल दिया है, तो उसका थोड़ा थोड़ा करके आप काम करें, और लगभग इस मंथ में तीसरा लेसन ही कंप्लीट होगा। इस मंथ में जो है वो तीसरा लेसन ही कंप्लीट होगा, और अगले मंथ में देखते हैं स्कूल खुलते हैं या नहीं खुलते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मतलब 17 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। 17 लेसन कंप्लीट कब हो जाएंगे, जब हम तीसरा लेसन कंप्लीट कर लेंगे। चौथा और पांचवा लेसन बहुत छोटे छोटे लेसन हैं, जो 5-5 रोज में ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, 5-5 रोज में हो जाएंगे, ठीक है ना। तीसरा और मतलब तीसरा तो लगभग 10 रोज लगेंगे, लेकिन चौथा और पांचवा जो है वो 5-5 रोज के लेसन हैं। उसके बाद में जो आपका 13 और 14 जो बचे हैं 2 लेसन वो हैं, और उनके बाद में 16, 17, 18, 19 है ना, वो लेसन हैं, 4 लेसन वो हैं। तो वो 4 लेसन बहुत ईजी टाइप के लेसन हैं, तो लगभग कोर्स आपका 13 और 14 2 लेसन करने के बाद में कोर्स ऐसे मानो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे की बात हम कल करेंगे।